यह साल 1967 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिद्वार के दौरे पे गए हुए थे और लगभग 2 ही दिन हुए थे, इसलिए वो गंगा के किनारे एक सर्किट हाउस में रुक जाते हैं। और अब इस बीच जो है, यूँ कहिए कि जो सर्किट हाउस के जो रेसिडेंट, जो मजिस्ट्रेट जो कहा जाता है, ऐसे में जो है उनको खाने की व्यवस्था करना होता था। और खाना जैसे ही वो पहुँचाते हैं मुख्यमंत्री के पास, तो यूँ कहिए कि मुख्यमंत्री जो खाना देने के बाद जो है मना कर देते हैं और कहते हैं कि आज मेरी व्रत है और इसलिए मैं खाना नहीं खा पाऊँगा, वापस इसे लेकर जाइए। लेकिन कुछ देर बाद दूध, फल और कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, जिसमें ये जो है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के पास वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं और पूछा जाता है क्या कहते हैं साहब, क्या आपका व्रत पूरा क्या आपका व्रत पूरा समान है, जब आप मुझे जो है इसे खा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने उस व्रत के सामने को जो है सामान को खाया और बाकी उनके टीम के जो लोग थे, जो मेंबर थे, जो हिस्से के बाकी लोग उन चीज़ों को जो है व्रत के सामान को खाया और खाने के बाद वो अपने दौरे पर निकल जाते हैं। और इसी दौरान जो है लगभग यूँ कहिए कि उनका जो है जो व्रत था वो टूट होने जाता है। और ऐसे में 2-3 दिन बाद यहाँ से वो हरिद्वार की एक ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ने के बाद वो जो है ट्रेन में बैठने के बाद जो है तभी उनको आदेश करते हैं कि जो मेरा निजी सचिव है, जो रेजिडेंट मजिस्ट्रेट जिनका नाम चंद्रशेखर द्विवेदी है, उनको बुलाया जाए जरा। जैसे ही यह बात जो है पहुंच जाती है, उसके बाद फिर चंद्रशेखर द्विवेदी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री जी जो है अपनी जेब से, यानी कुर्ते से जेब से एक चेक निकालते हैं और वो चेक निकालने के बाद उनके हाथ में देते हैं। और वो चेक पे लिखा हुआ था 6 रुपये 25 पैसे, यानी जो उन्हें व्रत के सामान में दिया था, उनका जो खान पीन का जो भी बिल था वो 6 रुपये 25 पैसे का था। तो हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि सर मेरी गलती क्या है साहब, क्या मैं आपका कोई मेरे ऊपर या कोई मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई है, आप मुझे क्यों मेरा पैसा वापस कर रहे हैं जो हमने आपके पीछे इतना खर्च किया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कुछ ऐसा ही खर्च होता है, आप अपना खर्च स्वयं उठाएं और मैं अपना खर्च स्वयं उठाना चाहता हूँ और इस मैं किसी के सहारा नहीं लेना चाहता। और इस तरह की बात थी। तो उस मजिस्ट्रेट ने किस्सा, यह कहानी एक किताब में भी बयां की थी, जिसमें उन्होंने यह चेक को उन्होंने कभी भी यूँ कहिए कि नहीं भजाया और वो चेक हमेशा अपने साथ रखते थे। और ये कहानी एक ऐसे मुख्यमंत्री की है जो आगे चलकर जो है प्रधानमंत्री जी का जो यूँ कहिए कि जिनकी वजह से पूरा थाना अभी सस्पेंड हो गया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बदोई प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम आपको सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जिला लगता है इटावा का एक थाना लगता है उसरा आहार। दरअसल अगस्त का महीना था और 1979 की बात है। शाम के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक किसान जो धोती और कुर्ता पहने किसान जो है आने के बाद वो थाने में आता है। और थाने के बाद एक संतरी से पूछता है, भैया थानेदार साहब से बात करनी है, वो उनसे मुलाकात करनी है। जैसे ही ये बात जो है किसान ने पूछा तो संतरी ने कहा कि थानेदार साहब राउंड पर अभी गए हुए हैं, बताइए क्या बात है। कहते हुए उसने, साहब मेरी जेब काट ली गई और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। दरअसल ये जो मेरा जेब कटा है, दरअसल मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ, लेकिन देर इंतज़ार करने के बाद थानेदार वहाँ पे आता नहीं। तभी एक नज़र पड़ती है और थाने का एक सेकंड अफसर होता है, वो यानी जो दरोगा के नज़र में पड़ जाता है। पूछा जाता है कि बुजुर्ग आदमी से या क्या कहाँ से आया, जो 75 साल के आसपास की उनकी उम्र रही होगी। जैसे ही बताया जाता है कि इनकी किसी ने जेब काट ली और इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इंतज़ार कर रहे हैं। दरोगा ने कहा कि मेरे पास भेजो, और दरोगा ने इर्द गिर्द और कई ऐसे भी सिपाही, हेड कांस्टेबल वगैरह खड़े थे, जो तभी उस किसान जो उन्होंने देखा और उनको देखकर वो हंसने लगे, लगातार हंसते रहे, ऐसी बात कर रहे थे। किसान ने पूछा, बाबा क्या बात है, कैसे परेशान हो, क्या कर सकते हो। ऐसे साहब मेरठ का मैं जो है का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं आया हुआ था बैल खरीदने के लिए। मुझे किसी ने बताया कि इस इलाके में जो है बैलों को बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए मैं बैल खरीदने के लिए अपने गाँव से चला आया और मेरा जेब काट लिया जाता है। यह बात सुनते ही दरोगा ने उसे डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। और डांटने फटकारने के बाद इसी तरीके बात करते हुए किसान को डराया धमकाया भी जाता है। और साहब फिर भी किसान बोलता है कि साहब मेरा रिपोर्ट लिख दीजिए, लेकिन मैं अपने घर अगर जाऊंगा तो मैं अपने घर वालों को क्या बता पाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। मेरे जेब में कटा हुआ कम से कम यहाँ तो कुछ कागज़ लेकर मैं जाऊंगा, जो घर वाले मुझे फटकारेंगे तो नहीं। किसान जाकर जब वहाँ से हटाने की बाद जब दीवार से सहारे बैठ जाते हैं, और किसान जो था उसने इंतज़ार कर रहा था थानेदार आएंगे, और थानेदार के आने के बाद वो पूरी बयां अपनी कहानी उनके साथ शेयर करता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट जो है लिख जाएगी, लेकिन कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी। ऐसे में चल रहा था, कुछ देर बीत जाती है। उसके बाद थानेदार साहब जो है राउंड लेकर जब वापस आते हैं तो उनका भी थानेदार साहब
आते हैं और थानेदार की नज़र उस किसान पर पड़ती है और दरअसल किसान ने धोती कुर्ता पहने हुए थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी और मैले कुचले कपड़े भी पहने हुए थे। उसके बाद थानेदार के बारे में पूछा जाता है, यह आदमी कहाँ है, कहाँ का आया। वैसे शाम के लगभग 7 बज चुके थे, आसपास का वक्त हो चला था और बताते चले कि साहब ये किसान मेरठ का रहने वाला है, दरअसल इसकी जेब कट गई और ये खामखा परेशान कर रखा है। थानेदार ने उसको समझाया और थानेदार समझा बुझा कर उन्हें किसी डांट फटकार कर किसी तरीके से के बाद उनको अपने घर के लिए परेशान होने की ज़रूरत। वैसे तुम झूठ बोल रहे हो, मेरठ में भी पैदल चलकर यहाँ से इटावा से कोई इस तरीके से बैल खरीदने के लिए आएगा, तुम्हारी इस बात से कोई यकीन नहीं करेगा। लगभग उसने कहा कि अगर आपके पास 100 रुपये हों, उस दौर में की बात है, लगभग आज के दौर में उस दौर में 100 रुपये, लेकिन आज के दौर में 1000 के बराबर हो जाता है। यूँ कहिए जो वसूली थी, यूँ करते हुए उन्होंने जो है आराम से जो है आराम करो, आप किसान को डांटते हुए फटकारते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। और लेकिन पीछे से एक सिपाही किसान के पास पहुंच जाता है और कहता है कि देर ही सही, तुम इतने देख रहा हूँ इतने देर से तुम परेशान हो रहे हो रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मेरठ के वैसे ही रहने वाले यहाँ के लोग जो है सुनेंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे जो है ऐतराज़ न हो तो न हो, आपकी रिपोर्ट लिखवाने की मदद मैं कर दूंगा। लेकिन अगर आप भैया ऐसा तो बढ़िया है कि अगर कोई ना कोई बात अगर रिपोर्ट लिखवाने की मदद की जाए। वैसे पैसे के बारे में पूछा गया तो पैसा जो संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए सिपाही ने कहा कि अगर रिपोर्ट लिखानी है तो लगभग 100 रुपये लगेंगे। किसान ने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे तो ऑलरेडी पहले से ही जेब कट चुके हैं, मैं इतना पैसा नहीं है। फिर भी किसी तरीके से बात करते करते लगभग 35 रुपये की बात आती है और 35 रुपये की जो खर्च है वो काफ़ी जो है आपका रिपोर्ट हम लिखवा देंगे। लेकिन सीधी बात ये थी, थानेदार के पास जो सिपाही और जो जाकर कहता है कि मैंने उस किसान को मना कर लिया, लेकिन साहब वो रिश्वत वो दे रहा है, लेकिन आप उसकी जो अगर आप रिपोर्ट लिख लेंगे तो कोई दिक्कत कोई एतराज़ नहीं होगी। ठीक, थानेदार सुनने के बाद कहा ठीक है तुमने अच्छा किया, और उस किसान को जो है बुलाया जाता है और मुंशी के पास लेकर जाया जाता है। मुंशी रिपोर्ट लिखने के बाद आखिरकार किसान बोलता है, ये मुंशी जो है कहता है कि लिखाया गया। जब रिपोर्ट में जो है पूरी तरीके से लिखने के बाद वो कहता है कि 1 पाउंड जो इंक का जो पाउंड होता है इससे देखा गया, और उल्टे हाथ जो है अंगूठे पर कभी उस हाथ में तो कभी पेन से उसे जब सिग्नेचर लगवाने के लिए कहा गया, मुझे पेन दे दीजिए हस्ताक्षर करूंगा। बात पेन की जब आती है तो वो अंगूठे और पेन को जब पेन की उस पैड में जब उसके हाथ में जैसे ही उस सिपाही के लिए जो है उन्होंने जैसे ही पैड को रखा और किसान ने उस पैड को जब अपने हाथ में पकड़ लिया, हाथ उसमें जो है एक हस्ताक्षर कर दिया, और हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ही जब जेब में हाथ डाला तो हाथ डालने के बाद एक मोहर निकालता है। मोहर निकालने के बाद उस कागज़ पर जब ठप्पा मार दिया जाता है, जैसे ही कागज़ पर ठप्पा मारने के बाद वो जो सिपाही था वो देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। कहा जाता है कि ये किसान किस तरह का है जो है कभी हस्ताक्षर करूंगा तो कभी जो है अंगूठे लगाऊंगा, ये मोहर निकाल रहा है। इस तरीके से वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इस तरीके से जो है मोहर को जो बड़े करीबी से जब उसने गौर से देखा तो उसमें मोहर में बड़ा आश्चर्य वो हो जाता है, क्योंकि आखिरकार यह कैसे सच हो सकता है, उसके थाने में इतने बड़े आदमी कैसे आ सकते। दरअसल वो बड़ा आदमी भारत का प्रधानमंत्री नाम चौधरी चरण सिंह था, जिनका उस मोहर में लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। जब यह बात मोहर जो है लिखा हुआ था, उसके बाद ये बात जब मुंशी के पास नहीं थी, बल्कि ये बात पूरे थाने में फैल जाती है। बात थाने की नहीं बल्कि पूरे जिले में पूरे नहीं बल्कि यूँ कहिए कि देश प्रदेश में की बात फैलती चली जाती है। और उस थाने का इस तरीके से हालत आज भी सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि भारत प्रधानमंत्री उस थाने के जो है अंदर और रिपोर्ट लिखवाने के लिए चले गए थे, लेकिन उनके बाद भी जो है फिर रिपोर्ट लिखवाने का जो रिश्वत था, अगर देने वाले की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हड़कंप की मत तो जाएगी, लेकिन सुरक्षा में हुए काफिले में था, जो काफिले से कहते हैं कि मुझे एक ज़रूरी काम है। और दरअसल उस इलाके में खासकर थाने में जो है मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही थी। थानेदार यहाँ तक कि लगातार रिश्वत लोगों से मांग रहे थे, जो निजी सुरक्षा लगे हुए भी उनको किसी तरीके से समझा बुझाकर देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा का मामला की आखिरकार उनको जो निजी सुरक्षा कर्मी थे वो सब मान जाते हैं। उधर से दाएं बाएं होते हुए वो थाने में किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है और पूरा जो है थाना सस्पेंड भी हो जाता है। यहाँ तक कि ये बात उन दोनों बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं, क्योंकि देश भर में जो खबर और छपते थे अखबारों में आते थे, उसके बाद भी देश भर में जो थाने थे वो भी जो है डरने लगे थे। ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जो है अचानक ही एक किसान की भेष में और आने के बाद पूरे थाने को सस्पेंड होना पड़ता है। और दरअसल उनकी शख्सियत कुछ ऐसे ही थी, जो 23 दिसंबर 1902 में जो है उनका जन्म होता है, और गाँव उनका लगता है नूरपुरा। वह कभी मेरठ के ज़िले में आया करते थे, और आजकल वो उत्तर प्रदेश के हाईपुर में ज़िले में आते हैं, और वो जो बाबूगढ़ छावनी के पास लगता है। और उन्होंने लगभग
1929 में आज़ादी की लड़ाई के बाद हिस्सेदारी भी ली, जिसमें उन्होंने 1940 में सत्याग्रह आंदोलन में कूद कर सन 1952 में भी वो कांग्रेस शासन के राजस्व मंत्री चुने गए थे और 3 अप्रैल 1967 को मुख्यमंत्री बन जाते उत्तर प्रदेश के। और जब यह मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हरिद्वार का एक बार फिर दौरा के दौरान करने के बाद उनका व्रत होता है और खाना आता है, और उस खाने में को मना करने के बाद भी जब फिर व्रत का खाना आता है और उस जब व्रत के पास जो है जो सामान आता है उसको खाते पीने के बाद वो फिर यह हरिद्वार आजकल उत्तराखंड के पहले ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक था, जो समय रहते जो है उस रजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट जो 25 पैसे का बिल दे दिया था और तुमने मेरे व्रत को जो खर्चा दिया वो तुम्हें अपना लेना चाहिए। आइए साल 1979 की हम बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री भी उन्होंने रह चुके थे। ऐसे में जिम्मेदारी और प्रधानमंत्री देश में, साथ ही 28 जुलाई साल 1979 की बात है जब ये बात भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुछ दलों को उन्होंने सपोर्ट भी मिल जाता है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। ऐसे में हालांकि ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहते, लेकिन 14 जनवरी 1980 में ये भारत के प्रधानमंत्री थे और इसी बीच में एक दिन अचानक उन्हें उत्तर प्रदेश के इटावा के उसरहार थाने क्षेत्र में जाकर उन्होंने दस्तक दी और उस दस्तक होने के बाद एक हड़कंप समझ जाता है और 29 मई साल 1987 की बात है, उनकी निधन हो जाती है। और उनके बैंक अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 470 रुपये पड़े थे, जबकि भारत का अगर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जो बड़ी जिम्मेदारियों का बड़े ओहदे पे खड़े होने के बाद वो अगर चाहे तो बहुत कुछ पैसा बना सकता है, लेकिन एक ऐसे ईमानदार और ऐसे किसानों की मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है। ऐसे ही उनको नहीं जाना जाता क्योंकि वो हर गरीब या जो असहाय थे उनके बारे में लगातार जो है वो कुछ न कुछ लोगों की मदद करने में उनका एक अलग ही दिलचस्प था। और बात करें फरवरी 2024 की बात है, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया और देश भर में इस बात का स्वागत भी हुआ, क्योंकि एक किस्सा और भी बताया जाता है कि जब ये जो है विधान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हुआ करते थे, विधानसभा में एक दिन अपने आवास पर जाते हुए बहुत थोड़ा सा दूरी हुआ करता था और थोड़ी सी दूरी में जाते हुए तो इन्होंने इनकी दूरी के लिए गाड़ी और लगातार कई गाड़ियाँ भी जो विधानसभा में ये सीधे के लिए जो है तैयार पैदल निकल जाते थे और पैदल में इनको यूँ कहिए कि जो निजी सुरक्षा कर्मी थे वो भी जो है इनका 7 अधिकारियों का भी के साथ जाने के बाद तो वो दिन तो एक यूँ कहिए कि बात सामान्य थी, लेकिन अगला दिन जो निकलता है उन्होंने अपने सरकारी आवास में एक विधानसभा के लिए फिर एक पैदल उन्होंने चलना शुरू कर दिया। और इसी निजी सचिव जो उनका होता है जिनका नाम तिलक राम शर्मा होता है, वो आश्चर्य होता है कि सर इतनी बड़ी औदबे के साथ भी ये लगातार पैदल आखिरकार विधानसभा में कैसे जा रहे हैं। और उन्होंने दरअसल अपने एक आला अधिकारी से बात किया कि आप जो है उनसे गाड़ी लेकर जाएं और उनको जो है लिफ्ट देने का कष्ट करें, लेकिन इस तरीके से जब ये बात जो है बाद में चौधरी चरण सिंह को इस बात की जब खबर उनको मिलती है उन्हें काफ़ी दुख होता है। उन्होंने जो है जो उनके निजी जो थे जो तिलक राम उनको काफ़ी डांटा फटकारा भी जाता है। दोस्तों ऐसी फिल्म एक आई थी, आप शायद देखे होंगे, नायक, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की ये कहानी है। हालांकि उसमें जो दृश्यता दिखाई गई, जो सच्चाई, एक यूँ कहिए कि कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कहानी ये पिक्चर भी बड़ी अच्छी थी, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज कितने, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।